दोस्तों जब भी हम किसी एलियन के बारे में इमेजिनेशन करते हैं तो हमारे दिमाग में उसकी एक ही इमेज बनती है। लप्पू सा शरीर होगा, झिंगुर सी शक्ल होगी, बोलना उसे आता नहीं होगा, सर और उसकी आंखें बड़ी बड़ी होगी। तो क्या सच में अगर एलियंस तक हम कभी पहुंच पाए, उनको अगर कांटेक्ट कर पाए, तो क्या उनका स्ट्रक्चर सेम इसी तरह का होगा या फिर किसी अलग तरह का स्ट्रक्चर होगा, या फिर हमारे ब्रह्मांड में जो एलियन का एग्जिस्टेंस है वो भी वही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसी के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब होप जैसे होंगे, सब बढ़िया होंगे यार। तो मैं आज अपने आप वीडियो लेके गाइस, और आज की वीडियो में हम जानेंगे एलियंस के बारे में। तो बिना किसी टाइम के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जब भी हम किसी लाइफ फॉर्म को ढूंढने की कोशिश करते हैं यूनिवर्स में, तो हम एक चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम उस चीज़ की तरफ ध्यान देते हैं कि जिस भी प्लेनेट पे हमको लगता है कि वहाँ पे कोई एलियन स्पीशीज़ है, तो हमें देखना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर प्लेनेट और उसके सन का डिस्टेंस कितना है। मतलब उन दोनों में डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि उस प्लेनेट में जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रह सके। तो ये जो एक पर्टिकुलर दूरी है, इसे हम हैबिटेबल जोन कहते हैं या फिर इसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। तो ये जो हैबिटेबल जोन होता है, इस हैबिटेबल जोन में जो भी प्लैनेट होता है उस पर ना तो ज़्यादा उसके होस्ट स्टार की ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना तो ज़्यादा उस पर ठंडी पड़ती है। इस वजह से वहाँ पे जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में रह पाता है। इस वजह से वहाँ पे लाइफ के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले जब लाइफ खोजते हैं यूनिवर्स में, तो सबसे पहले हैबिटेबल प्लैनेट्स को हम ढूंढने की सबसे पहले कोशिश करते हैं जो अपने स्टार के एकदम एक्यूरेट डिस्टेंस पे हो, जैसे हमारी अर्थ सूरज के डिस्टेंस पे है। तो गेस व्हाट, इस तरह के हमें काफ़ी सारे प्लैनेट मिल सके, हजारों सैकड़ों प्लैनेट्स हमको मिल चुके हैं इसी तरह के, जो अपने सन के हैबिटेबल जोन में है। तो इसमें से मैं कुछ 4 या 5 प्लैनेट्स का आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जिसपे हम थोड़ा सा डिटेल में बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह के प्लैनेट्स हमें मिल भी रहे, तो इनमें क्या कमी है कि अपने हैबिटेबल जोन में होने के बावजूद भी उस प्लैनेट पे लाइफ फॉर्म का रहना दूर दूर तक पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके जानते हैं। जैसे कुछ हैबिटेबल प्लैनेट्स है जो नासा ने अपने रिसर्च में पब्लिश किए हैं, जैसे कि केपलर 186f है, उसके में GJ452b है, उसके बाद में 55 कैंसिरी E है, उसके बाद में प्रॉक्सिमा सेंटोरी B है। तो ये कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो अपने स्टार के एकदम हैबिटेबल जोन में है। लेकिन इनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है, तो इनका जो स्टार है जिसके ये इवॉल्व करते हैं, इसको चक्कर काटते हैं जिसके, वो एक ड्वार्फ स्टार है, रेड डॉर्फ स्टार है। तो ये रेड डॉर्फ स्टार क्या होता है, जिसकी जो टेम्परेचर है हमारे सन से काफ़ी ज़्यादा कम होता है। इस वजह से इसको काफ़ी, ये तारे जो है काफ़ी ठंडे होते हैं, ये स्टार्स काफ़ी ठंडे होते हैं। तो इसलिए इनका जो हैबिटेबल जोन है वो इनके काफ़ी पास में शिफ्ट हो जाता है। इस वजह से इसका हैबिटेबल जोन में जितने भी प्लैनेट्स रहते हैं वो उस पर्टिकुलर स्टार के बहुत करीब रहते हैं। अब इस वजह से क्या होता है, उस पर है ना बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में उसमें जो है उस पर्टिकुलर सन की जो हीट वेव्स है, या फिर जिसे हम सोलर रेडिएशन भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। इस वजह से क्या है ना, वो वहाँ का एनवायरनमेंट जो है उस पर्टिकुलर प्लैनेट का रहने लायक नहीं रहता है। साथ ही साथ ये अपने स्टार के इतना करीब रहने की वजह से उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, जो लाइफ के लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेविटी और सोलर से आने वाले रेडिएशन, इन दोनों का काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके किसी प्लैनेट पे जो है हमें कोई लाइफ मिल सकती है। तो इन 4 प्लैनेट्स के बारे में अगर आप गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे कंडीशन इतने हार्श है कि वहाँ पे एक इंसान तो छोड़ो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पे पनप नहीं सकता है, वहाँ पे इवॉल्व नहीं हो सकता है, वहाँ पे सांस नहीं ले सकता है। ठीक है, तो अपने सन के हैबिटेबल रहने भर से ही वहाँ पे लाइफ फॉर्म हमें मिल ही जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वैसे एक और प्लैनेट भी है जिसका नाम है केपलर 452b। ठीक है, तो ये भी हमारे अर्थ के जैसा ही है, वो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है, काफ़ी अर्थ से सिमिलर है, लेकिन वहाँ वो जो प्लैनेट है वो अपने सन के साथ में टाइडली लॉक है। अब टाइडल लॉकिंग क्या होती है, मतलब वो जो प्लैनेट है उसका एक हिस्सा हमेशा अपने स्टार के तरफ को पॉइंट करके होता है, और दूसरा हिस्सा जो है अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा ही होता है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 5500 डिग्री तक की टेम्परेचर है। जिस साइड सन का डायरेक्ट फोकस उस प्लैनेट पे पड़ रहा है, उसके अपोजिट साइड का टेम्परेचर -62 डिग्री सेल्सियस तक है। तो आप समझ सकते हो टेम्परेचर में इतनी वेरिएशन होती है वो अपने प्लैनेट के हैबिटेबल जोन में रहने के बावजूद भी।
ये इस तरह की चीज़ें जो होती है, ये लाइफ को इवॉल्व होने में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि जो एलियंस का लाइफ फॉर्म हम ढूंढ रहे हैं, एक एडवांस सिविलाइजेशन, जिस तरह से हम इवॉल्व हुए हैं और आज हम पानी से लेके स्पेस तक अपने बनाए हुए प्रोब्स को भेज के रिसर्च कर पा रहे हैं, तो इतनी डेवलप्ड हमको कोई स्पीशीज मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ऐसा मुझे लगता है। अब इसको और भी क्लियर तरीके से अगर मैं बताऊं तो हमारे सोलर सिस्टम का एग्जांपल ले लो। जो वीनस प्लैनेट है वो भी अपने सन के हैबिटेबल जोन में आता है, ठीक है, लेकिन वहां पे कंडीशन तो कतई रहने लायक नहीं है, क्योंकि उसके पूरे एटमॉस्फेयर में CO2 भरा पड़ा है, ठीक है। इस वजह से वो जो है हमारे प्लैनेट का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। तो वहाँ पे पानी तो लिक्विड रहना छोड़ो, मतलब वहाँ पे इतना डेंस एनवायरनमेंट है कि वहाँ पे इंसान या क्या कोई भी किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक अपनी जो है सांस नहीं ले सकता, किसी तरह से वहाँ पे पनप नहीं सकता है, ठीक है। इतनी हार्श कंडीशन भी होती है एक प्लैनेट के जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। तो इसलिए सिर्फ हैबिटेबल जोन में होने की वजह से हम ये कंसिडर नहीं कर सकते कि उस पर्टिकुलर प्लैनेट पे हमें लाइफ फॉर्म मिलेगी। लाइफ का मिलना यूनिवर्स में बहुत ही रेयर चीज़ होती है, इस बात को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इन सब चीज़ों को सुनने के बाद में बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में हमारा प्लैनेट अर्थ एक ऐसा है जो अपने सन के हैबिटेबल जोन में भी आता है, वहाँ पे लाइफ फॉर्म भी है, और जहाँ पे हम इन सब चीज़ों के बारे में देखकर बाहर भी इसको इमेजिन कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है तो कहीं भी और भी पॉसिबल होगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ के बारे में हम हमेशा भूल जाते हैं, हमारा मून, ठीक है। हमारा मून एक बहुत ही स्पेशल रोल प्ले करता है हमारे अस्तित्व के लिए। अब कैसे, इस बारे में हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। हमारा जो मून है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो मून है वो हमारे अर्थ का 1/4 है, साइज उसका 1/4 है, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स में जितने भी मून हैं वो इस रेशो के आसपास भी कहीं नहीं आते। इतना बड़ा मून किसी प्लैनेट को मिलना ही एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये मून है, इस मून के वजह से भी हम आज के तारीख में इस प्लैनेट पे सरवाइव कर पा रहे हैं। कैसे, देखो, मून जो है ना वो हमारे अर्थ के साइज का 1/4 होने की वजह से हमारे अर्थ पे अच्छा खासा ग्रेविटेशनल इफेक्ट डालता है। इस वजह से क्या होता है, हमारे जो अर्थ पे जो सी है, ओशंस है, उनमें टाइड्स आते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसका तो मतलब कुछ खास नहीं है। लेकिन हमारे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमें हमारे सन से आने वाले जो हार्मफुल रेडिएशंस है उससे बचाता है, तो उसके लिए हमारा मून जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे मून के वजह से ही हमारा अर्थ जो है इतनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर पा रहा है। अगर हमारा मून नहीं होता तो हम इतने स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड कभी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और ये सन से हमें कैसे बचाती है, इस बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है तो मैंने ये वीडियो बनाई कि आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो टॉपिक में वापस आते हैं। तो बात ऐसी है कि इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है हम आज के तारीख में बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो अगर हम मार्स की अगर हम एग्जांपल लें, हमारा जो प्लैनेट है मार्स, जो वो भी सन के हैबिटेबल जोन में ही आता है, तो उसका जो है वो कोर ठंडा हो गया है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इस वजह से वहाँ पे किसी तरह की लाइफ हमें दिखती नहीं है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए इतना बड़ा मून किसी प्लैनेट के पास होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए यूनिवर्स में लाइफ फॉर्म रेयर है बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ अगर हमारा मून नहीं होता तो हमारा जो प्लैनेट है, जो अपने एक्सिस पे इतना अच्छी तरीके से रोटेट कर रहा है, वो कर ही नहीं पाता। अगर हमारा मून नहीं होता तो हमारा जो अर्थ है वो वॉबल करने लग जाता, उसकी रोटेशनल स्पीड ही स्लो हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ फॉर्म होने का कोई चांस ही नहीं था। साथ ही साथ उस वजह से किसी जगह बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर होता, किसी जगह बहुत ही कम टेम्परेचर होता, ठीक है। इस वजह से लाइफ का तो यहाँ पे नामो निशान होना ही पॉसिबल नहीं था। भाई अगर हमारा मून नहीं होता तो हमारे अर्थ पे आइस भी नहीं होता। ज़्यादातर जो ओशंस है उनमें प्रेजेंट जितने भी ग्लेशियर्स है वो पूरे पिघल जाते हैं, और हमारा जो सी लेवल है, वाटर लेवल है, आज के टाइम पे इतना नहीं रह पाता, इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मून जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सर्वाइव के पल के लिए। साथ ही साथ अगर हम देखें तो मून पे हमें बहुत ज़्यादा क्रेटर्स दिखते हैं, बहुत ज़्यादा जो गड्ढे बने उस पर वो ऐसे ही नहीं बने। उसका जो ग्रेविटेशनल जो इफेक्ट है हमारे अर्थ के लिए एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। मतलब आपको पता है कि जो
यूनिवर्स है, वहाँ से बहुत सारे जो है एस्ट्रॉयड हमारे अर्थ की तरफ आते हैं। तो ये जो हमारा चाँद है वो अपने ग्रेविटी से वो एस्ट्रॉयड को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, जो एस्ट्रॉयड हमारे धरती पर गिरने चाहिए थे वो मून पे गिर जाते हैं, इसलिए वहाँ पे इतने सारे क्रेटर्स है। जो मून है हमें इस तरह के जो एस्ट्रॉयड आते हैं इनसे भी हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा और रेयर रीज़न है जिस वजह से हमारी जो लाइफ है इतने अच्छे से इस प्लैनेट पे चल पा रही है। साथ ही साथ एक बहुत ही रेयर चीज़, मतलब इस चीज़ का तो मतलब किसी के पास कोई आंसर ही नहीं होगा कि हमारा जो ये मून है, जो हमारे अर्थ का 1/4 जो मून है, ये हमारे सन से 400 गुना छोटा है। मतलब जो सन है हमारे मून से 400 गुना बड़ा है। और ये जो मून है इसका डिस्टेंस जो है हमारे अर्थ से वो भी सन के मुकाबले 400 गुना कम है। इसी वजह से हमको परफेक्ट सोलर इक्लिप्स भी देखने को मिलते हैं। तो भाई ये सब चीज़ें क्या ऐसे ही नहीं हो गई है, मतलब ये बहुत ही रेयर चीज़ है। तो इन सब चीज़ों पे आप जब गौर करते हो तो आपको पता चलता है कि यूनिवर्स में लाइफ कितनी रेयर है। ठीक है, और लाइफ मिल भी जाएगी तो बहुत ही कम चांसेस है कि उस लाइफ का फॉर्म हमारे जितना डेवलप होगा। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें मिल सकते हैं, बैक्टीरियाज हमें मिल सकते हैं एलियन के फॉर्म में, लेकिन जिस तरह के एलियंस हम इमेजिन करते हैं उस तरह के एलियंस मिलने के चांसेस ही हमारे यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा रेयर है। साथ ही साथ हमको एक फिजिक्स का फंडामेंटल रूल भी पता है कि हम लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से नहीं जा सकते। लाइट की स्पीड तकरीबन 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा स्पीड से इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ चल नहीं सकती है। और हमारा जो ब्रह्मांड है वो खुद ही लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो भाई हम किस तरह से पहुँचेंगे? अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन है भी तो उसका रेयर होने की वजह से उसका डिस्टेंस कितना ज़्यादा होगा, और इतना डिस्टेंस होने की वजह से हम उस तक पहुँचेंगे कैसे? ये तो फिजिक्स के लॉ के ही अगेंस्ट में जाना हो गया कि उतने दूर तक हम ट्रैवल करेंगे ही कैसे। ठीक है, तो सीधी सीधी बात यही है कि हमें हमारे यूनिवर्स में एडवांस सिविलाइजेशन, एलियंस वगैरह मिलने की जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। तो इस बात को हमें सोच के ही चलना चाहिए हमेशा। अब इन सब बातों के बीच में थेरीज ठीक है एक बार की, लेकिन कुछ अतरंगी से लोग भी उठकर आते हैं। जैसा मैक्सिको में आपको रिसेंट में पता होगा एक शख्स है जिनका नाम है जेमी मोसैन। ये भाई साहब तो खड्डा खोद के एलियन लेके आ गए। मतलब हमारे अर्थ पे जो है उन्होंने खड्डा खोदा पेरू में जाके, और वहाँ से उनको एलियंस मिले। एलियंस की बॉडी लेकर मैक्सिको गए। मैक्सिको में अपने पार्लियामेंट में उन्होंने सबके सामने दिखाई कि देखिए हमारे पास एलियन की बॉडी है। एलियंस तो धरती पे 1000 साल पहले से थे, वो मम्मी से 1000 साल पहले से। मतलब बेवकूफ़ समझ के रखा है हम गधे कि मतलब हम इधर पूरा यूनिवर्स ढूंढ रहे हैं कि हमें कहीं से लाइफ फॉर्म के एक ट्रेसेस तो भी मिल जाए, एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिल जाए। और ये भाई साहब हमारी अर्थ में खड्डा खोद के वहाँ से निकाल रहे हैं एलियन और हमारे सामने प्रेजेंट भी कर रहे हैं। मतलब बेवकूफ़ समझ के रखा है, क्या ही बोले। और सबको पता है यार, हम जितने भी जीव जंतु इस अर्थ पर है, जितनी भी लाइफ है वो पूरे कार्बन बेस है। हम सब कार्बन से बने हुए हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि इनको जो एलियंस मिले हैं वो ऑस्मियम और कैडमियम से बने हुए हैं, जो एक बहुत ही रेयर एलिमेंट है जो अर्थ पे रेयरली ही मिलता है, उससे बने हुए हैं। मतलब जो जी में बक दिया, मतलब बेवकूफ़ समझ के रखा है सामने वाले को बिल्कुल ही। ठीक है कि मतलब चलो सिलिकॉन बोल देता, सिलिकॉन थोड़ा सा कुछ रिलेटेबल भी है, उसके चांसेस भी है कि सिलिकॉन बेस्ड लाइफ हो सकती है एक बार की। लेकिन नहीं भाई साहब, जो मन में आया बोल दिया। किसी भी तरह से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है अपने कंट्री की तरफ, म्यूजियम में रख देंगे उसको। जैसे वो बीच में एनाबेला डॉल आई थी, जो हॉन्टेड सीरीज आपने देखी होगी, जो मूवीज़ वगैरह बन रही है उस डॉल पे, उसकी भी सेम कहानी है कि एक हॉन्टेड डॉल है, उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से जाते हैं। बस अपने इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पार्लियामेंट में कहाँ से तो पता नहीं, अपने हाथ से बनाई हुई बॉडी से क्या है पता नहीं, ला के प्रेजेंट कर दी है और बता रहे कि देखो उधर यूनिवर्स में तो एलियन मिल नहीं रहे, ये खड्डा खोद के निकाल रहे हैं अपने अर्थ से। क्या ही बोले किसी को। तो इन सब बकवास बातों की वजह से इंसान को लगता है कि किसी टॉपिक पे क्या ही बोले। चलो छोड़ो दोस्तों, जो भी है ये सब बातें हैं। इन सब बातों की वजह से ओवरऑल अगर आप ओपिनियन जानोगे तो मेरे ख्याल से तो भाई साहब भूल जाओ कि अपने जीवन काल में किसी एलियन को तुम देखने वाले हो। हाँ, बहुत ही अच्छी अगर किस्मत हुई तो दूर किसी प्लैनेट में हमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं, कुछ बैक्टीरियाज मिल सकते हैं, लेकिन एक इवॉल्व और डेवलप्ड लाइफ फॉर्म देखने के लिए हमें मिलेगी अपने जीवन काल में, इसके तो चांसेस ना के बराबर ही है।
ठीक है, आने वाले फ्यूचर में पता नहीं क्या हो, लेकिन अपने जीवन काल में ये सब चीज़ें देखना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो करंट टेक्नोलॉजी और आने वाले टाइम की भी टेक्नोलॉजी का अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो इस तरह का लाइफ फॉर्म ढूंढना ही हमारे लिए बहुत बहुत ही रेयर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस तरह की लाइफ फॉर्म है वो हमें नहीं मिलने वाली हमारे यूनिवर्स में। जो है हम ही है, बहुत से रेयर चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी कोइंसिडेंस वाली चीज़ें हैं जो यूनिवर्स में कहीं पे भी कभी भी नहीं हो सकती। हाँ, कहते हैं लोग कि बहुत सारे खरबों तारे हैं, अरबों तारे हैं, खरबों प्लैनेट है, अरबों प्लैनेट है, उन पर चांस होगा। हाँ, लेकिन अगर आप इन सारे चीज़ें जो मैंने मून को लेके बताई है, हैबिटेबल जोन को लेके बताई है, तो इन सब चीज़ों का अगर आप जोड़ के देखोगे तो चांसेस कितने कम हो जाते हैं भाई। वो खरबों तारों में, हर खरबों जो प्लैनेट्स है उनमें अगर आप इन सब चीज़ों को जोड़ के देखोगे तो चांसेस कितने कम हो जाते हैं कि हमें कहीं पे इतनी इवॉल्व लाइफ फॉर्म मिल जाए। ओके, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे तो नहीं लगता कि हमें कोई इवॉल्व लाइफ फॉर्म मिलने वाली है। और जो इन लोगों को यूएफओ दिखते थे जब कैमराज वगैरह लोगों के पास नहीं हुआ करते थे, या फिर लो क्वालिटी के कैमराज हुआ करते थे, तब इनको बड़े यूएफओ दिखते थे। और आज के टाइम पे जब सबके जेब में हाई क्वालिटी कैमरा के स्मार्टफोन्स है, तब भाई सब किसी को कुछ फोटो नहीं मिल रहा, किसी को कुछ वीडियो नहीं मिल रहा। वो टाइम पे बराबर फोटो मिल जाते थे, वीडियो मिल जाती थी, ब्लर वाले पब्लिश करते थे। अभी ना एक वीडियो मिल रहा है किसी को, ना एक फोटो मिल रहा है। ठीक है, सब साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं। सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को। प्रैक्टिकली देखोगे तो इन सब चीज़ों को एविडेंस नहीं है। एलियंस को ढूंढने के लिए हमारे चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो यही सब चीज़ें थी जो मुझे आपको बहुत ही नॉर्मल तरीके से बतानी थी। तो दोस्तों, ये सब था मेरा एक अपने तरफ से एक ओपिनियन एलियंस को लेकर। जो आप वीडियोस देखते हो, आई होप इससे वो थोड़ी डिफरेंट आपको ये वीडियो लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने मिला है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना है और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना इसको। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से करना, मेरे चैनल को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय।